थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है गुप्त काल। गुप्त राजवंश। प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्णिम युग माना गया है, द गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया, क्योंकि ये एक ऐसा समय था जब कला तथा साहित्य के साथ साथ वास्तुकला, चित्रकला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। इस वंश के पहले जो महान शासक थे उनका नाम श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच इस महान वंश के अगले शासक हुए। बोथ ऑफ देम श्रीगुप्त एंड घटोत्कच टुक द टाइटल ऑफ महाराज। इन दोनों ने महाराजा की उपाधि को धारण किया था। परंतु इस गुप्त वंश के जो रियल फाउंडर हैं, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को ऊंचाइयों पर ले गया, उन शासक का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो शासन का जो समय था वो 319 से लेकर के लगभग 335 एडी के आसपास था। और चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य अभिषेक को 319 और 20 एडी को गुप्त संवत यानी जो गुप्त ईरा है उसका आरंभ माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य अभिषेक को चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की उपाधि को धारण किया था। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने समय में, अपने शासनकाल के समय में सोने के सिक्के जारी किए थे। उन सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया, दिनार्स। और इन सोने के सिक्कों में चंद्रगुप्त प्रथम और इनकी जो प्रिंसेस थी कुमार देवी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के चित्रों को अंकित किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त इस वंश के अगले महान शासक हुए। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और 335 से लेकर के 375 एडी तक समुद्रगुप्त का शासन का समय था। समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 375 एडी। समुद्रगुप्त की वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट की नीति थी। वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट का मतलब कि युद्ध के द्वारा विजय हासिल करके बाकी क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित करना और गुप्त जो एम्पायर है उसको एक बड़ा एम्पायर बनाना, इनकी युद्ध की नीति थी। वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी थी। और इस नीति के चलते समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। विंसेंट स्मिथ की एक पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन संदर्भित किया गया है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इस प्रकार समुद्रगुप्त एक महान विजेता तो थे ही। लगभग पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो समुद्रगुप्त ने जीत लिया था, वो गुप्त वंश के अधीन आता था। इस प्रकार समुद्रगुप्त एक महान विजेता के साथ साथ वो एक महान कवि भी थे, वो संगीतकार भी थे, विद्या के संरक्षक भी थे। और उन्होंने कविराज
उन्होंने कविराज विक्रमांक और पृथ्वीय प्रथम वीर की उपाधियां धारण की थी। पृथ्वीय प्रथम वीर की उपाधियां धारण की थी। और समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट जो दरबारी कवि थे, जो इनके दरबार में कवि थे, उनका नाम हरिसेन था। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजय गाथा पर, समुद्रगुप्त की महानता पर कविता लिखी थी। दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। और समुद्रगुप्त अपने जो इनके शासक थे, उनकी विजेताओं पर, उनकी विजयों पर, उनकी जो वॉर कॉन्क्वेस्ट थी, उन पर इन्होंने कविता लिखी थी। उस कविता को प्रयागराज प्रशस्ति स्तंभ में लेखांकित किया गया था। और ये प्रयागराज में जो प्रशस्ति स्तंभ है, ये वो अशोककालीन ही स्तंभ था जिस पर हरिसेन की इन कविताओं को लेखांकित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु के रूप में संदर्भित किया गया है। समुद्रगुप्त यद्यपि वो खुद एक वैष्णववादी थे, हिंदू धर्म के प्रोपोगेटर थे, परंतु उनके दरबार में उनके एक मिनिस्टर थे, वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनका नाम बसुबंधु था। बसुबंधु। इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त हैं, यद्यपि वो खुद वैष्णववादी थे, परंतु उनके राज्य में सभी धर्मों के लोगों का, सबको बराबर का संरक्षण प्राप्त था। समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका के जो शासक थे, जिनका नाम मेघवर्मन था, मेघवर्मन ने एक दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और गुप्त वंश का जो बिहार के गया में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बनाने की आज्ञा मांगी गई थी समुद्रगुप्त से, और विच वॉज ग्रांटेड बाय दी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वॉज सक्सीड बाय रामगुप्त। और रामगुप्त का जो शासन है वो कम रहा। रामगुप्त के यंगर ब्रदर, जिनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त का वध कर दिया और 380 एडी में, इन 380 एडी में गुप्त राजवंश का अगला शासक बना। ही ऑल्सो मैरिड टू दी विडो ऑफ रामगुप्त, जो विडो क्वीन थी जिसका नाम ध्रुव देवी था। ध्रुव देवी। सत्ता पाने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत के इधर गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, गुजरात, काठियावाड़ और मालवा के क्षेत्रों में, इस पूरे क्षेत्र पर शकों के शासक रुद्र सिम्हा तृतीय का रूल था। और रुद्र सिम्हा तृतीय को हरा करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पर विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। और साथ ही शकों के इस महान शासक रुद्र सिम्हा तृतीय को पराजित करके साकारी की उपाधि भी धारण की थी। साकारी का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसने देवगुप्त और परम भागवत की उपाधियां भी धारण की थी।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की रानी कुबेर नागा के साथ भी विवाह किया था। नागवंश नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में रूल करता था। नागवंश की प्रिंसेस कुबेर नागा के साथ विवाह किया था और इस कुबेर नाग के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री हुई थी जिसका नाम प्रभावती था। और बाद में इस प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के महान शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के, जिनको रुपायक कहा गया, रुपायक चांदी के सिक्के चलाए थे जिन पर शेर की आकृति का चित्रण किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार 9 विद्वानों से सुशोभित था, जिसमें कालिदास, अमरसिम्हा, बराहमहीर, घटकरपक, शंकु, बेताल भट्ट और बरूची आदि विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें ज्ञात होता है कहाँ से? दिल्ली में कुतुब मीनार के नज़दीक मेहरौली में जो लौह स्तंभ हैं, द आयरन पिलर, जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित हैं, उस लौह स्तंभ से ज्ञात होता है, उससे जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उसने बैक्टीरिया के शासक बल्लीकाश को पराजित किया था। बैक्टीरिया के शासक बल्लीकाश को पराजित किया था। बैक्टीरिया जो हैं नॉर्दर्न, जो अफगानिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर उनका रूल हुआ करता था। इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काबुल से लेकर के लगभग पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उस पर गुप्त राजवंश का शासन स्थापित था। फाहीन एक चाइनीज तीर्थयात्री थे। फाहीन जो एक चाइनीज तीर्थयात्री थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में लगभग 9 वर्षों तक ये भारत में रहे। इस प्रकार जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनका जो शासन का समय था वो 380 से लेकर के 412 एडी तक इनका शासन रहा। 412 एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश के अगले महान शासक हुए, जिनका शासन का समय 412 से लेकर के 455 एडी तक रहा। कुमारगुप्त फर्स्ट के शासन काल की जानकारियां हमें कर्मदंड अभिलेख उत्तर प्रदेश, बिलसाद या एटा अभिलेख उत्तर प्रदेश, मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश और दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, ताम्रपत्र अभिलेख। इन इंस्क्रिप्शन से, इन अभिलेखों से हमें कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने अपने शासनकाल के समय में अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था और अश्वमेध महेंद्र और महेंद्र आदित्य की उपाधियां धारण की थी। अश्वमेध महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधियां धारण की थी। कुमारगुप्त फर्स्ट वॉज ए डिवोटी ऑफ शिव, वो भगवान शिव का उपासक था। और कुमारगुप्त फर्स्ट जो नालंदा बुद्धिस्ट रिनाउंड जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, रिनाउंड यूनिवर्सिटी, इस नालंदा विश्वविद्यालय की जो नींव है वो कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में रखी गई थी। कुमारगुप्त फर्स्ट का जो शासनकाल है उसका जो अंतिम जो वर्ष हैं
वो इसके राज्य में जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी उसको भारी नुकसान हुआ जब भारत पर तुर्क मंगोल ट्राइब हूणास जो तुर्क मंगोल ट्राइब थी वो हिंदू कुश माउंटेन्स को पार करते हुए भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंटर हुई और कुमारगुप्त फर्स्ट का जो शासनकाल है उसको भारी नुकसान पहुंचाया। और कुमारगुप्त फर्स्ट के बाद अगले जो महान शासक हुए वो स्कंदगुप्त 455 से लेकर के 467 एडी तक रहा। स्कंदगुप्त ने हूणों का जो वो तुर्क मंगोल ट्राइब थी उनका मुकाबला किया और भारत के जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां पर उनको पराजित किया। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, भीतरी स्तंभ अभिलेख, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें स्कंदगुप्त के समय की जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों का तथा सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब पुष्यमित्र का, हूणों का, और हूणों की एक ब्रांच थी, हूणों की एक जो है सब ब्रांच थी पुष्यमित्र, इनका डटकर मुकाबला किया था और इनको पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद गुप्ता एम्पायर का पतन होता है और जिसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है गुप्तास को बाहर करने के लिए वो हूणों ने निभाई थी। और इसके साथ साथ जो लेटर गुप्ता जो पीरियड में जो रूलर्स हुए वो जो हैं एफिशिएंट नहीं थे कि वो गुड एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएँ और अपने साम्राज्य को संगठित रख पाएँ और अपने साम्राज्य के अंदर, अपने राज्य के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बनाए रखें। और इस प्रकार गुप्त डायनेस्टी का पतन होता है और विष्णुगुप्त इस गुप्त महान राजवंश के अंतिम शासक हुए। आज के इस लेक्चर में हमने गुप्त राजवंश के अलग अलग जो महान शासक हुए हैं सभी शासकों पर डिटेल्ड डिस्कशन की है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके बीच में लाते रहें, उसके लिए थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।